उत्तराखंड के लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। महाराष्ट्र से शुरू करती हूँ। महाराष्ट्र के घाट कोपर के लिए, और वहीं पर भैया जी जोशी जो आरएसएस के हैं, उन्होंने एक बात कही जिससे पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त उबाल आया हुआ है। महाराष्ट्र के स्कूलों में मराठी कंपलसरी करी हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। अब भैया जी जोशी आते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र केवल मराठी बोलने वालों के लिए नहीं है, यहाँ के घाट कोपर में गुजराती बोलने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ पर बवाल मचा कि ये क्या कह रहे हैं, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, और ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा घाट कोपर, वहाँ पे मराठी भाषी नहीं गुजरात के लोग भी रहते हैं। ये विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि इनका मेन थिंक टैंक आरएसएस है। जमीन तैयार करती है भाजपा को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस, नफरत फैलाती है आरएसएस, और यही भाजपा को मजबूत करती है। भाजपा के नेताओं को तो आपने देख लिया ना, कैसे कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, आप कहते हैं ये कैसी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप समझते नहीं, उनको जो डायरेक्शन दिया जाता है उसके हिसाब से वो बोलते हैं। वो गलत कभी कभी ट्रैक पे लग जाता है, वो गलत बातें कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कैसे निकालना है वो आरएसएस के देखने का काम होता है, और वो उसे देख भी लेते हैं बखूबी। अब उत्तराखंड में जब से प्रेमचंद अग्रवाल का बयान आया विधानसभा में, सब मतलब उबाल सा आ गया पूरे उत्तराखंड में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाली दी, उन्होंने साला शब्द का इस्तेमाल करा, जो आज भी न केवल उस वीडियो में आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड डीआईपीआर के पेज पर है, परंतु वो रिकॉर्ड से भी नहीं हटाया रितु खंडूरी ने। तो रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर पूरी तरह से हमेशा से फेल रही हैं। अपने आप को स्कूल टीचर समझती हैं, स्ट्रिक्ट होना अलग बात है, मगर इस बात का गर्व करना कि मैं स्कूल टीचर हूँ, मेरे पिताजी तो फौज में थे, इसलिए मेरे अंदर भी वो आ गया। प्लीज़, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं उनके अंदर डॉक्टर होने के कण नहीं आ जाते। खैर, उन्होंने अब तक क्या क्या किया, रितु खंडूरी की बात करें तो उन्होंने उमेश कुमार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने एक पार्टी बनाई विधानसभा में एमएलए बनने के बाद, उनकी फाइल को नहीं देखा। उन्होंने बैकडोर एंट्री वाला मैटर जैसे ही सामने आया तो उन 72 लोगों को निकालने के साथ साथ, जिनको प्रेमचंद अग्रवाल ने नियम कायदे के विरुद्ध जाकर लिया था, नियुक्ति दी थी विधानसभा में, उनके साथ साथ उनके पहले जिनको गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपॉइंटमेंट दी थी उनको भी निकाला। अब देखिए, दोनों में आपको मैं एक बात ज़रूर समझाना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम करवाया था, प्रेमचंद अग्रवाल ने एग्ज़ाम करवाया, और उसके लिए बताया जा रहा है कोटिया कमेटी जो आई थी जांच करने के लिए, जिसे बैठाया गया था, उसने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि बहुत बड़ा अमाउंट इन लैक्स वो दिया गया था उस कंपनी को, आरएमएस कंपनी को, इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम भी करवाया गया, मगर रिज़ल्ट कभी नहीं आया, और हमने तो कम से कम नहीं सुना उसके बारे में, ना उत्तराखंड के लोगों ने। और उस एग्ज़ाम को कराने के बावजूद उस प्रक्रिया के माध्यम से किसी को नियुक्ति नहीं दी गई। जिनको नियुक्तियां दी गई वो मंत्रियों के वगैरह वगैरह लोगों के रिश्तेदार थे, चाहे उसमें पुष्कर सिंह धामी जी हों या अन्य लोग हो, रेखा आर्या जी हों, बहुत सारे लोगों के नाम आए, 72 लोग। और साथ में मुकेश सिंघल, उनके ऊपर आरोप लगे वित्तीय अनियमितताएं करने के लिए और जल्दी जल्दी 3 प्रमोशंस पाने के लिए। ये कोटिया कमेटी की रिपोर्ट में है। मगर आज मुकेश सिंघल कहाँ हैं, और जो एक कमेटी बैठाई गई थी जयराज कमेटी, उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। तो क्या वो अभी भी सस्पेंडेड चल रहे हैं या उनको कोई अपॉइंटमेंट दी गई है, उनके जो वो प्रमोशंस थे उसका क्या हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं बताई जा रही है। लेकिन आ जाते हैं वापस प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ही इस नियुक्ति घोटाले को किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग हल्ला मचाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, वो तो खुद ही हटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि वो चाहते हैं कि उनको हटाया जाए, क्योंकि उनके एरिया की डेमोग्राफी ऐसी है कि उस डेमोग्राफी से पता चलता है साफ कि एक बार हटेंगे तो वहाँ जाके वो रोएंगे, नौटंकी करेंगे, और टिकट अगली बार मिलेगा या उनके खासम खास या उनके किसी बंदे को मिलेगा, वो रोएंगे धोएंगे और वापस उनका कद बढ़ जाएगा। ये उनका प्लान है। लेकिन इधर देखिए, डीलिमिटेशन होने वाली है, मगर उसके पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस वक्त उनकी स्थिति पहाड़ों में हो या प्लेन्स में बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ ज़्यादा है, लेकिन उनके सीट ज़्यादा पहाड़ में है।
और जो प्लेन्स का एरिया है वहाँ पे सीटें कम हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी पहाड़ प्लेन की, वो वाली बात नहीं जो इस व्यक्ति ने करी लोगों को विभाजित करने के लिए, ताकि आप समझ सके कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि लोगों को विभाजित कैसे करो। आपको याद है यूसीसी लाया गया, हल्ला मचाया गया और लोगों को विभाजन की राजनीति में धकेलने की कोशिश करी गई, मगर हिंदू मुसलमान उत्तराखंड में ना हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो मुसलमानों की संख्या है वो बहुत कम है। एक और कांड हुआ था जब एक लड़की अपने घर से भाग के आई थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो यहीं कहीं काम करता था, बदायूं वाला, और जितने जो आपके कैंडिडेट्स, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थे मेयर देहरादून के लिए, वो सब इकट्ठे हो गए थे घंटाघर पर। उनमें से किसी को टिकट वैसे नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि सौरभ थपलियाल वहाँ पे थे या नहीं। अब आ जाते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के माध्यम से भाजपा क्या करवा रही है। वो जानते हैं कि अगर आप टिहरी का इलाका देखें, पौड़ी का इलाका देखें और सबको एनालाइज करें और इधर हरिद्वार का इलाका देखें तो आप समझ जाएंगे कि उनकी सबसे ज़्यादा सीटें ऊपर की तरफ है, हमारे पहाड़ों की तरफ है। दो लोग ऐसे हैं जो उनकी मतलब जो कांग्रेस के हैं, मगर बाकी सब उनके हैं। तो वो सोचते हैं कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है भी तो हम उसको संभाल लेंगे, लेकिन अगर नहीं संभाल पाए तो क्या करेंगे। और इसी कारण से वो चाहते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो नॉन बीजेपी एमएलएस की प्लेन के रीजन में है उसको वो कैसे भुनाएं ताकि वहाँ की एंटी इनकम्बेंसी उनके फायदे में हो जाए, और जब वो पहाड़ प्लेन करे तो पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, और जो जहाँ पे डेमोग्राफी वैसे ही ज़्यादा जो नॉन पहाड़ वाले हैं उनको अपनी तरफ करें, अपनी सिंपैथी उनके प्रति दिखाकर, और ये दिखाकर कि जो विपक्ष है वो ये डिवीजन कर रहा है। लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुए। कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो विपक्ष है वो ऐसा डिवीजन करता ही नहीं। वो ये डिवीजन करती भाजपा है और फैलाती है कि किसी और ने किया। इस बार वो नहीं हुआ। और उन्होंने क्या रियलाइज किया कि इस पूरे मैटर पे लखपत बुटोला जी के कारण जिस तरीके से पहाड़ों में उनका विरोध हुआ, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि उन्होंने सोचा था कि वहां के विरोध को वो टैकल कर लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे, उन्होंने रियलाइज किया कि वो नहीं होगा। और मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं लोग ज़मीन पे उतरेंगे या नहीं, इस बात के खिलाफ विरोध करेंगे या नहीं कि इन्होंने गाली दी इस तरह से, और ये बदतमीज टाइप के का व्यवहार है, भ्रष्टाचारी है, इतनी संपत्ति अर्जित कर दी, इनके ऊपर कई कई ब्लेम लग रहे हैं। कोडियाला में, अन्य जगहों पर ये कई तरह के ब्लेम्स लग रहे हैं। इनके बेटे के ऊपर पहले भी स्टैम्प ड्यूटी ना देने का आरोप लगा था। इन्होंने अपने परिवार वालों की नौकरी लगाई, उसका आरोप लगा। क्यों? ताकि सरकारी पैसा उनको मिल जाए। वरना मुझे आप खुद बता दीजिए कि मतलब उनको अपने परिवार को सरकारी नौकरियां दिलवाने की क्या ज़रूरत। लेकिन अब जो आरोप लगा इनके बेटे के ऊपर कि इन्होंने जंगलात के जो पेड़ हैं वो काट दिए, तो भ्रष्टाचारी चेहरा दिख गया। फिर आपको याद होगा सुरेंद्र सिंह नेगी, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और जिसकी पिटाई करी थी इस आदमी ने सड़क पर, और खुद उतर उतर के मार रहा था। फिर उसके बाद जब हमारे राज्य आंदोलनकारी इनसे मिलने गए, उनके साथ अभद्रता करी। और आपको एक और चीज़ आज मैं याद कराना चाहती हूँ कि मुजफ्फरनगर कांड जब हुआ था तो आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो राज्यसभा की सांसद थी मालती शर्मा, लोकसभा के सांसद थे, और जो उस एरिया के 3 जो विधानसभा के मतलब विधायक थे, ये 5 लोग सब भाजपा के थे, सब भाजपा के थे। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता रहे। तो जब मुजफ्फरनगर में हमारी माताओं के साथ गलत हुआ, उनकी आबरू लूटी गई, हमारे भाइयों की हत्या हुई, हमारी माताओं की हत्या हुई, उनकी आबरू लूटने के बाद उस वक्त मदद के लिए अगर प्रेमचंद अग्रवाल वहाँ पहुँचे भी तो बताइए कि जो भाजपा का है, भाजपा के 3 विधायक, 1 लोकसभा का सांसद, 1 राज्यसभा का सांसद होने के बावजूद वो क्यों नहीं मदद पहुंचा सका? उसने क्यों नहीं कुछ किया ताकि वहाँ पे जो कुछ हुआ उसे रोक सके? अगर दोष देना है तो वहाँ के स्थानीय नेताओं को ये दोष तो जाएगा। वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो पुलिस को रोक सकते थे। पर वापस आते हैं प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ये बात बार बार बोलते हैं मैं तो राज्य आंदोलनकारी। ऐसी राज्य आंदोलनकारी कोई नहीं बन जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बोलने में कोई हर्जा भी नहीं है, बोलते रहने दीजिए। अब जो कुछ वो कर रहे हैं
प्रेमचंद अग्रवाल, उसमें दिखाई देता है कि वो परसेप्शन ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करें जैसे मोदी जी को बड़ी नाराज़गी होने वाली है, मोदी जी के सामने वो जाएंगे नहीं, और उनको इसलिए मोदी जी के डायरेक्शन पे हटा दिया गया क्योंकि मोदी जी तो भगवान है, वो गलत नहीं चाहते, गलत हो किसी के साथ, और बाहर से उनको बड़ा प्रेम है। गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जाएंगे, और वो खुद ही चाहते हैं कि उनको हटा दिया जाए, क्योंकि देखिए उनके पास वित्त मंत्रालय है और बहुत सारे घोटाले हैं जो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, और वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम कहीं पे भी अब आए, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव है और वो चुनावी मोड में जा चुके हैं और उनके सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा। गंगा मैया के सामने जाकर नौटंकी करना कैमरों के साथ, वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आरएसएस का लेटेस्ट प्लान है कि अब लोगों को हम कैसे विभाजित करें, अब भाषा के ऊपर, कम्युनिटीज़ के ऊपर, जहाँ पर हिंदू मुसलमान काम नहीं करता वो करो। तो उत्तराखंड के लोगों को भी सोचना चाहिए, जो एक समुदाय से इतनी नफरत में खुद को विभाजित होने देते थे, आज आपको खुद गाली पड़ रही है, आज उसको सहना पड़ रहा है। और मतलब दुख इस बात का होता है, हम बोल रहे हैं और आप में से कुछ लोग, देखिए कुछ लोग तो आगे भी आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे हुए हैं बिल्कुल शिथिलता के साथ। क्यों नहीं बोलते आप? ये गाली केवल प्रेमचंद अग्रवाल ने मुझे या कुछ लोगों को नहीं दी, हम सब उत्तराखंडियों को दी। और गाली से भी ज़्यादा ये कि प्रेमचंद अग्रवाल हम सबको विभाजित करने के लिए ये गाली दे रहे हैं। तो क्या आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है? खैर, ये आपकी इच्छा है कि आप बोलना चाहेंगे या नहीं। लेकिन असली मुद्दे पे आते हैं कि पहाड़ में इन्होंने सोचा था कि ये मैनेज कर लेंगे, लेकिन वहाँ जो बवाल मच गया उसे ये मैनेज नहीं कर पाए। हाँ, वहाँ पर भी खेल खेल रहे हैं, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने सोचा था कि पहाड़ में हम मैनेज कर लेंगे, वो मैनेज नहीं कर पा रहे और उनका गेम उल्टा पड़ गया। और जो ऋषिकेश वगैरह के एरिया में भी लोग जो हैं इनके खिलाफ बोल रहे हैं, इनका विरोध बहुत हो रहा है। तो उसका जो एक इम्पैक्ट होता है उसका कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डर है। लेकिन ये सोचते हैं कि वहाँ तो अब हम मैनेज कर लेंगे, मगर अब यहाँ क्या हो गया? पहले क्या सोच रहे थे कि पहाड़ में तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, एंटी इनकम्बेंसी को हम देख लेंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ नुकसान हो तो नीचे वाले एरिया से हमारे को कुछ सीटें और मिल जाएं, जो क्योंकि वहाँ पर जो विपक्षियों के पास सीटें हैं वहाँ पे उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसका फायदा भाजपा उठा ले। इसीलिए महेंद्र भट्ट जी को तो मुंह पे काबू होता नहीं है, तो उन्होंने आके कह भी दिया कि इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी होगा। कैसे होगा? अरे पहाड़ प्लेन तो आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी थोड़ी कर रही है। लेकिन उन्होंने सोच रखा था, होती है ना मोटी बुद्धि, जब आपने सोच लिया कि ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है। अब कई लोगों ने कहा अनिल बलूनी जी आए और वो बड़े नाराज़ है। कोई नाराज़ नहीं है, ये पूरा प्लान है और पूरे प्लान के तहत इसने ये बोलना है, इसने ये बोलना है, इससे लोग विभाजित होंगे, फिर एक्शन होगा, तभी तो लोग जो हैं वो फिर से सोचेंगे कि ये कितने सही हैं, इन्होंने हटा दिया। हटाना है, क्योंकि वित्तीय अनियमितताएं सामने आएंगी, घोटाले सामने आएंगे, तो वित्त मंत्री घेरे में भी आने वाले हैं और वे खुद भी जानते हैं। स्मार्ट मीटर का एक मैटर आपको मैं बता दूं कि बिहार में जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर 123 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा। तो ये सामने आया है कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है। अब जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का एक यूनिट सिडकुल हरिद्वार में, और जो गढ़वाल के एरिया में स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर लगा रहा है उसका नाम भी जीनस पावर है। अब सवाल ये उठता है, ये वही जीनस पावर अगर है तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचारी अगर वहाँ पे है तो उनका कुछ भ्रष्टाचार यहाँ पे भी हो सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, और भी कई मामले हैं, जैसे अब कैग की रिपोर्ट में मैटर्स आए हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनको कुर्सी पे बना के रखें, ताकि वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म कर ले। वो जाके रोएंगे, गाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको कहेंगे कि देखो जी मेरे खिलाफ इतना इन्होंने वो किया। नाटक तो आपने देख ही लिया उनका गंगा मैया के सामने। उसके बाद वो जो फोटो डाली उन्होंने गंगा मैया के सामने, फिर महाकुंभ में जाकर, ये सब देखने के बाद, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उनके सामने नहीं आए। अरे उनके सामने तो जिनको मेयर बनवाया है वो तो पहुंच ही गए थे, ये खुद नहीं पहुंचे। लेकिन ये प्लान है ताकि लोगों के अंदर ये भावना आ जाए, वो सिंपैथी आ जाए कि देखो वो कितने अच्छे हैं मोदी जी, उन्होंने इनको हटवा दिया, कितनी अच्छी है भाजपा, इन्होंने इनको हटवा दिया।
उनको भगवान, लार्जर देन लाइफ, यानी कि भगवान बनाकर दिखाने की कोशिश है और जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे लड़ने की कोशिश है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा आपके सामने आने वाला है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ इस वक्त जो लोग नाराज़ हो रहे हैं, मैं उनसे भी कुछ बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा बड़ी अजीब सी बात थी। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें उनका नाम आया, जीएसटी काउंसिल में जो सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन उसमें इनका नाम आया कि आपदा प्रबंधन के लिए वो जिसे कहते हैं उपकर, वो इकट्ठा करेंगे। तो उसमें उनका नाम आया, 7 राज्यों को उसमें लिया गया है और जो कन्वीनर या कोऑर्डिनेटर हैं वो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री को बनाया गया है। लेकिन उनको प्रेमचंद अग्रवाल की हैसियत से इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं लिया गया है। ये दरअसल क्योंकि अभी भी वो वित्त मंत्री हैं, इस कारण से लिया गया है। अगर वो वित्त मंत्री के पद से हटेंगे तो वो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से भी हट जाएंगे। उसके बाद क्या सिचुएशन है लीगली मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर 7 लोगों को लिया गया है तो वो 7वां बंदा भी उनको चाहिए होगा, तो जो नया मिनिस्टर बनेगा हो सकता है कि वो बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है, आप कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये लॉन्ग रन का एक बहुत बड़ा खेल है और ये खेल डीलिमिटेशन को लेकर है। डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन। परिसीमन में आपको मैं बता दूं कि इस वक्त तमिलनाडु से आवाज़ें उठ रही हैं कि परिसीमन जो है अगर वो होगा तो वो ठीक नहीं होगा। इसके ऊपर मैं एक लंबी वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि परिसीमन के लिए जो सीटें फिक्स होती हैं और जो बाउंड्रीज बनाई जाती हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना एरिया आएगा, लोकसभा के लिए भी और विधानसभाओं के लिए भी, उसको डीलिमिटेशन समिति के द्वारा किया जाता है और ये मतलब संसद के एक कानून के तहत किया जाता है। और इसमें 1951, 61 और 1971 के सेंसस के बाद ये हुआ था और जो 1971 के सेंसस के बाद फिक्स हुई सीट्स वो थी 543। तो 543 हुई और उस वक्त हमारी पॉपुलेशन होती थी 54.8 करोड़ और उसके बाद से इसको फ्रीज कर दिया गया कि हम 543 रखेंगे ताकि लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल तो नहीं हुई और इस वक्त जो राज्य साउथ के हैं उनको चिंता इस बात की है कि वहाँ तो एजुकेशन हाई है, वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल बढ़िया हुआ है और इसी कारण से वहाँ पे अब दिक्कत यह है कि पॉपुलेशन कम है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इधर की तरफ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि जो सेंसस अब करा जाएगा 2026 के बाद, उसके मतलब 2025 के बाद जो भी करा जाएगा उसको इसका बेसिस लिया जाएगा, मतलब 2021 का सेंसस क्योंकि नहीं हुआ। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो सीटें हैं उसमें क्या होने वाला है। अगर सीटें 543 जो अभी मौजूदा है जो फ्रोजन है 1971 के सेंसस के हिसाब से, उसके हिसाब से होगा तो हमारी सीटें हो जाएंगी 4। लेकिन अगर सीट बढ़ जाती है, क्योंकि सीट बढ़ने का जो नंबर है वो 543 से सीधे 848 होगा, तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड को 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिलने वाली हैं, 5 से 7 हो जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, अगर सीटें 4 होती हैं 543 के हिसाब से भी, तो ये मत सोचिएगा कि जो नए सेंसस के हिसाब से 848 होना है उसके हिसाब से हमारी तो 7 सीटें हो रही है। बड़े मज़े आ रहे हैं, मज़े नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो 4 सीटें हो रही हैं वो इसलिए क्योंकि पहाड़ में 1 सीट हो जाएगी कम और प्लेन में हो जाएगी 1 सीट ज़्यादा, तो 4 सीटें हो जाएंगी टोटल। अगर 543 है, 848 हो जाती हैं तो उसमें 7 सीट भले हो जाए, लेकिन ये सीटें जो हैं ये ज़्यादा नीचे वाले इलाके में यानी कि प्लेन वाले इलाके में होगी, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है, पलायन की एक समस्या है। और हमारे नेतागण जो हैं खास करके भाजपाई, वो ज़्यादा कुछ इसमें बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको जो ऊपर से निर्देश दे दिए जाते हैं केवल वही उनको करना रहता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि उसकी भी तैयारी भाजपा कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ज़्यादा सीटें हैं वो प्लेन्स की तरफ होगी। तो ये हमारे
जो उत्तराखंडी हैं उनके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा, ये ऊपर वालों के, बीजेपी के ऊपर और आरएसएस के ऊपर वालों के प्लान के हिसाब से हो रहा है। आपको याद होगा कि एक बार मैंने कोई बयान देखा था किसी बड़े नेता का भाजपा के, जिन्होंने ये कहा था कि सहारनपुर अगर जुड़ जाता है उत्तराखंड से तो मतलब अच्छा रहेगा। मतलब सोचिए ज़रा कि ये बात बोली गई थी, इसीलिए बोली गई थी ताकि हमारी आर्थिकी में जो दिक्कत आ रही है, इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती, उन सब और बहुत सारे कारणों। लेकिन अब प्लानिंग ये है भाजपा की कि जो सीट्स बढ़ेंगी वो अगर नीचे के एरिया में भी बढ़ती है तो लोगों को वो अपनी तरफ करके रखें ताकि उनके वोट भाजपा को मिले। इससे बहुत ज़्यादा खुश मत होइए और बहुत कुछ आप लोग कह रहे हैं, लेकिन एक आखिरी बात बता दूं कि ये जो नए नए पुदक पुदक के आपको दिख रहे हैं ना, जिनको आप लोग सोच रहे हैं कि अरे नया नेता निकल के आया, ये सब के सब एक खास विधायक जो मित्र है ऊपर वाले का, मुखिया का, उसका काम है, उसी के माध्यम से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई रितु खंडूरी नहीं करती हैं। रितु खंडूरी को तो बिल्कुल निश्चित तौर पे हटना चाहिए इस कारण से, और क्योंकि उन्होंने कई मैटर्स में देखा होगा आपने कि कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी है समझना कि जो ये नए नए नेता निकल के आ रहे हैं ये भाजपा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट को लेकर हमने देखा कि बहुत लोगों में आक्रोश है, कुछ लोग अभी उन्होंने मार्च भी किया था जो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन सिर्फ मार्च कर देने से नहीं होगा, क्योंकि कोई सुने भी तो सही, तुम्हारी कोई सुन तो रहा नहीं है, तुम मार्च कर रहे हो। अरे सुनाओ, कागज़ लिखो, पेपर में लिखो, आर्टिकल्स लिखो, अपनी बात को कहो ठीक से, तब होगा। लेकिन फ़ोटो खिंचाने तक जब सीमित कर देते हैं ऐसे कार्यक्रमों के नेतागण तो दुख होता है, क्योंकि डायरेक्शन तो सही है लेकिन उसका पूरा जो प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाता है। और ऐसे लोग जो भाजपा की पिच पे खेलते हैं, जब वो इनके मंचों पे दिखते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये तो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के साथ आए हैं, केवल अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में अभी मैंने देखा कि जिनको कोई पूछ नहीं रहा, आम आदमी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम, और आम आदमी पार्टी में कर्नल कोठियाल थे जो भाजपा में चले गए, और एक और था नवीन पिरशाली थे जो उनके प्रवक्ता थे, वो भी भाजपा में चले गए। आज देख रही हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के लिए, कि हमने पूरे राज्य में हम काम करें। भैया माफ़ कर दो, तुम लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। भाजपा में के अंदर हो, भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, तो भाजपा से करवाओ ना सरकार तुम्हारी। है नाटक नौटंकी किस लिए दिखा रहे हो? इन नाटक नौटंकियों से आपको रहना होगा सावधान, क्योंकि यह आपकी लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। और मैं सिविल सोसाइटी को ये कहना चाहती हूँ, मैं सारे जितने पर्यावरण से कंसर्न लोग हैं या किसी भी मुद्दे से कंसर्न लोग हैं, उन सबको कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि अपने डिफरेंसेस को भूल जाइए और एक साथ आ जाइए। मुद्दे को इम्पोर्टेंट रखिए, ना कि अपने संस्था, अपने आप को, और सिर्फ फोटो ऑप का प्रोग्राम एक रह जाए, ऐसा मत होने दीजिए। क्या फ़ायदा हो रहा है इस सारी लड़ाई की अगर सिर्फ इतने में सिमट जा रहे हैं? कौन सुन रहा है आपकी? इसलिए नहीं, और ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे अगर ठीक से करेंगे आप, अगर मुद्दे को सामने रखेंगे, अपने आप को आगे करने के बजाय मुद्दे को आगे करिए। सुनती है सरकारें, सुनाने वाला चाहिए। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। और आप क्या सोचते हैं जिन मुद्दों के बारे में मैंने कहा जो हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।